दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सीए जुल्फे शाह, जो उपाध्यक्ष है कोसिया के। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला देवी ने जो आज सीतारमण ने आज जो पेश किया हुआ यूनियन बजट, तो उसमें क्या क्या एक्चुअली प्रावधान है पर्टिकुलरली आम लोगों के लिए, उस बारे में। धन्यवाद राजेश जी। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस था, 1 फरवरी, और आज आम बजट 2021 ये पेश किया गया निर्मला सीतारमण हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा। और अपने 2 घंटे के इस पेशकश में 110 मिनट उन्होंने व्याख्यान किया पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने इस बजट के मुख्य अंश हमारे समक्ष रखे। टोटल बजट का डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर और भी कई मुद्दे हैं जिसके बारे में जानकारी हमें और निकालना होगा, उसकी गहराई में जाके उसका क्या इम्पैक्ट आता है ये भी देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के बाद का ये पहला बजट था, बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण भरा बजट था सरकार के लिए कि किस प्रकार से, क्योंकि ऑलरेडी राजकोषीय घाटा जो है वो 9.5% पे अभी मापा गया है 2021 के लिए, और इतना बड़ा जो बैकलॉग है और बाहर से जो गवर्नमेंट लोन्स लेके इसे पूरा करने की कोशिश कर रही है, सब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज के लिए जिस प्रकार से बहुत सुलझा हुआ बजट आज पेश हुआ, इसमें मुख्य जो स्ट्रेस दिया गया, मुख्य जो भार दिया गया वो था हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हमारे खुद यहाँ नागपुर के नितिन गडकरी जी है। सबसे ज़्यादा प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सब चीज़ों को दिया गया। 5,54,000 करोड़ का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट देश का होगा, विकास होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, जो एक सकारात्मक पहल है गवर्नमेंट की। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी कई निर्णय लिए गए। वैक्सीन के लिए बहुत 32,000 करोड़ रुपया अलग से निकाल के रखा गया है। देश के 130 करोड़ जनता के लिए वैक्सीन का प्रावधान हो, ये सरकार का ध्येय है। और इस ध्येय को खरा उतरने के लिए इस बजट में करीब 30,000 करोड़ के ऊपर का आवंटन किया गया वैक्सीन के। तो हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्थापना करना, यूनिट्स बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना गांव-गांव में, इसके ऊपर भी मुख्य भार दिया गया। उसके बाद तीसरा जो था वो बैंक्स के लिए था। आज जो एमएसएमई की पोजीशन है, जो लघु उद्योगों की पोजीशन है, वो बहुत निरंतर खराब होते जा रही है। उन्हें आज सपोर्ट की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, जो सहारा देने की कोशिश सरकार कर रही है। 20,000 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के लिए, जो नेशनलाइज बैंक्स है, उसके लिए अलग निकाल के रखा। लघु और मध्यम वर्गीय जो उद्योग है उन्हें फंडिंग करने के लिए, उन्हें लोन के लिए, जो सस्ते रेट्स पे उन्हें मिलेगा। अभी उसके टोटल जो गाइडलाइंस है वो आने की है, पर जैसी वो आ जाती है 15,700 करोड़ एमएसएमई के लिए अलग निकाल के रखा है। ऐसे कई मुद्दे हैं। टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आम जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि 2.5 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा के कुछ लिमिट बढ़ा दी जाएगी। एक नौकरी पेशा करदाता ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो मिलता है वो बढ़ा के 1 लाख रुपए कर देंगे या 1.5 लाख कर देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार को रेवेन्यू चाहिए, सरकार को टैक्स से जो कलेक्शन होता है उसी से आपका ये जो विकास कार्य हो रहा है उसमें वो लगा देते हैं। तो वो अगर वो सब कम कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण एक उनके सामने चुनौती थी, और उन्होंने इसे बढ़ाने, लेकिन एक बात अच्छी किया कि कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं। आज हमारे कॉरपोरेट टैक्स, यानी जो कंपनी को टैक्स लगता है वो इंडिया में 25% है, और नई कंपनियों के लिए 18.5% है। ये सबसे टैक्स रेट कम है, बाकी देशों की तुलना में हम किए जाए तो हम कॉम्पिटिटिव स्टैंड पे खड़े हुए हैं। लेकिन हाईएस्ट जो इंडिविजुअल रेट है 30%, उसे हमको लगता था कि कहीं ना कहीं उसमें कोई कटौती आए, 25% या 20-22% पे लेके आए, पर ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है आगे सरकार का मानस हो, क्योंकि आज उन्हें काफ़ी चीज़ें जो है वो
लोन्स लेना पड़ रहा है, ये पूरा राजकोषीय घाटा पूर्ण करने के लिए। तो ये सब प्रकरण को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि 75 साल के ऊपर के जो करदाता है, जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से आती है, उन्हें रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पेंशन पे टीडीएस कट गया है, बैंक में इंटरेस्ट है, एफडी रखी है, बैंक ने टीडीएस काट दिया है, तो उसे रिटर्न भरना ही पड़ेगा रिफंड लेने के लिए। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमें सोचना भी पड़ेगा। उन्होंने घोषणा कर दी, पर ये वो भरेंगे नहीं तो उन्हें रिफंड भी नहीं मिलेगा। जो उनका टीडीएस कटा है वो वापस कैसे मिलेगा? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में ये कहा कि विनिवेश के माध्यम से करोड़ों रुपए जमा करके जो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसमें 13 करोड़ जीडीपीएस के वो लोग शेयर करना चाहती है सरकार। तो ये क्या प्रोविजन है? 1,75,000 करोड़ का विनिवेश का टारगेट है सरकार का आने वाले 2 सालों के अंदर। इसमें LIC का IPO लाने वाली है। रेलवेज में भी कई हद तक उन्होंने अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को देने का निर्णय किया है। तो सरकार का निजीकरण की ओर ज़्यादा रुख है और बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र BOT बेसिस पे कई चीज़ें आवंटन करना चाहती है, क्योंकि सरकारी यंत्रणा उतनी स्मूथ नहीं चलती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट वेंडर को दे देते हैं और वो अपने हिसाब से चलाता है तो वहाँ पे सभी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ में एक वो प्रॉफिट मेकिंग भी हो जाती है जो लॉस मेकिंग हो। बहुत से PSUs लॉस मेकिंग है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए विनिवेश करेंगी सरकार। अपना जो स्टेक है उसके अंदर में अपना जो शेयर है वो कम करेगी, लोगों को बांटेगी, जिससे पैसा आएगा और हमारे पास जो आज डेवलपमेंट करने के लिए जो आवंटन एलोकेशंस हुआ है उसमें वो यूज़ होगा। तो ये इस प्रकार की घोषणाएं हैं। कुछ बैंक्स को भी निजीकरण में जाने वाली है। PSUs बैंक, 1 या 2 नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी भी जाने वाली है, 2 बैंक जाने वाली है। कौन सी बैंक जाएंगी आगे हमें पता चलेगा। लेकिन आज जो घोषणा हुई है उसमें इतना समझ में आ रहा है कि सरकार का ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करना, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखना, बिल्कुल पारदर्शी, किसी से कोई छुपाना नहीं, जो चल रहा है उस हिसाब से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखना और लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते उस हिसाब से आगे बढ़ना। उद्योगों के लिए भी उन्होंने काफ़ी दिया, लेकिन आम आदमी चाहता था कि मुझे कोई टैक्स में रियायत मिले, मेरा टैक्स 2.5 से 3.5 लाख तक माफ़ हो जाए। लेकिन ऐसी कोई घोषणा इस बार सरकार कर नहीं पाई है। लेकिन कोई कोविड टैक्स नहीं आया, कोई दूसरा टैक्स नहीं आया, ये हमें जानकर खुशी हो रही है कि कोई टैक्स बढ़ा नहीं। युवकों के लिए पर्टिकुलर जो स्टार्टअप्स है या कृषि जो प्रधान जो ये कृषक जो है उनके लिए भी उन्होंने MSP के भी रेट में बढ़ोतरी की है। एक अच्छा प्रोविजन है, बहुत अच्छा प्रोविजन है। MSP 1.5 गुना दी गई है एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है सरकार ने उसकी कीमत 1.5 गुना दी है, ये उन्होंने ऐलान किया आज बजट के अंदर में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं CA जुल्फेश शाह, उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ और भूतपूर्व अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मार्फत से, कि बहुत ही एक साहसपूर्ण बजट जिसके अंदर में पूर्ण विकास को गतिशील करने का प्रयास किया गया है। कोशिश करना सरकार के हाथ में है और हर एक तबके को, हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ वहाँ पे देने की बात की गई है। तो ऐसा एक ऐतिहासिक बजट 2021 में हमें देखने को मिला है और बहुत ही कठिन समय में ये बजट आया हुआ है, जबकि हम अभी पैंडेमिक की सेकंड वेव आएगी नहीं आएगी किसी को मालूम नहीं, वैक्सीन आ गया, एक बहुत खुशखबरी की बात है। तो एक बूस्टर बजट के हिसाब से इसे देखा जा सकता है और आम आदमी भी मेरी इस बात से सहमत होगा। हालांकि आज काफ़ी कठिन समय है, लेकिन आम आदमी को भी ये समझना पड़ेगा कि सरकार की लिमिटेशंस है, कुछ मजबूरियां हैं, उस दायरे के अंदर रह के उन्हें बजट बनाना होता है। आगे में और अच्छे दिन हमें आएंगे, हम भी इस पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही गतिशील तरीके से दुनिया में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू।